और 1 जुलाई विश्व भर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी ये जो दौर चला है, निकला है अभी तक, इसमें पिछले 1.5 वर्ष से जैसे हम कोविड के इस पीरियड में से निकल रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका के प्रति बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइनर्स के रूप में डॉक्टर्स ही एक प्रकार के बहुत से लोगों की जीवन को बचाने में और उनका योगदान रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामना देता हूं और मानव सेवा में जिस मनोभाव से वो लोग लगे हैं, इसी मनोभाव से और भी आगे काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज 2 पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए, वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा। जो हरियाणा की दूरभाष, जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है, उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से, उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी ज़रूरत के हिसाब से, सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग में ये होता है कि मनुष्य जीवन का, सिटीजन का कैसे जीवन सरल बनाया जाए, उसकी जो उहापोह होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो परेशान होता है। तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान ना हो, तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है। और इस नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो भी बताई गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 इमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं, फटाफट आप के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। समाचार के जो रोज़गार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे। कोई नौजवान है जिसको रोज़गार की आवश्यकता, तो रोज़गार मिलेगा। कोई विद्यार्थी है, उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जानकारियाँ वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएं होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियाँ वो भी इसमें
अपने को सब मिलेंगी। समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो नोटिफिकेशंस भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप ऐसे से भी उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो भेजा जा सकेगा। हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक जिले को हमने नोटिफाई करना है, वो भेज सकेंगे। किसी एज ग्रुप को, मानो यंग हैं 15 साल से 25 साल, 15 साल से 35 साल, कोई एक नोटिफिकेशन भेजना वो भेज पाएंगे। हमको बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोगों को कोई सूचना देनी है, वो उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिफिकेशन कर पाएंगे। तो एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी ये रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनंदिन जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, इसको ध्यान रखा गया है। और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे, कुछ सुझाव आएंगे, सुझाव भी उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग करते रहेंगे, इसको और सरल बनाएंगे। दूसरा पोर्टल वो है शहरी निकाय, हमारे स्थानीय निकाय। बहुत ऐसे बड़ी संख्या, अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है ये 25-30 हज़ार भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तयबाजारी पर ली हैं, या लाइसेंस ले करके अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी, कि जिनकी ज़मीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं कि उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर, तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाला, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी, यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की ज़मीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई है। वैसे तो मैं बहुत बार अपील कर चुका हूँ आपके माध्यम से, अब चूँकि लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीने में ये अंडरस्टैंडिंग आम जनता की तो बन गई है कि अगर कुछ होना होता, कुछ आगे बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। हम लोग अपने किसानों के जो बिल बनाए गए हैं, कानून बने हैं, उनकी जितनी भी सार्थकता है, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब हमने जनता को बताई हैं, बार बार बता रहे हैं। और वो इसमें कमियां क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो परनाला उथे दा उथे, एक जो जिद है वो पकड़ के बैठे हैं। जिद नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है। तो कल भी 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आएँ कि नील वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उस प्रकार का लाभ नहीं है। और फिर एक जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता हैं उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे कि ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छीटाकशी करते हैं,
हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जो सीमा से आगे बढ़े, तुमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांति हिंसात्मक अब नहीं करेंगे, और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी, और उस एफआईआर के बाद कोर्ट के जो नोटिस आएंगे वो भी उनको जाएंगे, कोर्ट अपना काम वो भी करेगा। इसलिए एक सीमा तक तो संयम बरतना भी अच्छा लगता है। आखिर की कितनी घटनाएं पिछले राज्यों में 2014 से पहले किस सरकार के, किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसानों के साथ? क्या क्या कांड नहीं हुए? कहीं मंडियाली कांड है तो कहीं कंडेला कांड है तो कहीं कितने ही हैं, गिनोगे तो। लेकिन हम संयम इसलिए बरते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए, और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि केंद्र सरकार केवल 2 ही चीजों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा ये लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं। इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं। उन 2 फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि भले क्वांटिटी उनकी कम होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलहन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे, और उसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा मिली है, और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा। तो किसान कहता है कि मैं वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 रुपये ज़्यादा मिलेगा। जब हमने कहा कि वहाँ टैक्स तो आपको वहाँ भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा, और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपये क्विंटल किसान को ही ज़्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 500 रुपये का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपये किसान को ज़्यादा मिलता है। केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बाहर बेचेंगे तो ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये पुराने कानून, हमें इस कारण से पुराने जो एक बार कानून नए बन रहे हैं, हमने जो MSP आइटम मंडी के अंदर जो हम खरीदते नहीं हैं, MSP नहीं है, उनका 4 का 1% किया था, किसका? बासमती का। अल्टीमेटली जब कानून नए लागू नहीं हुए तो वापस हमको 4% करना पड़ा, क्योंकि पुराने कानून के साथ 4% ही है। वो अल्टीमेटली नुकसान तो या तो किसान का, व्यापारी का, किसी तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं यानी इन शब्दों में आर्थिक दृष्टि से समझाना चाहता हूं कि पुराने नियमों का कितना नुकसान है और नए नियमों का कितना लाभ है। तो सर ये जो टोल फ्री कर रखे हैं, इसको लेकर भी गडकरी साहब ने एतराज जताया कि ये टोल जो है चालू कराओ, खुले कराओ। हमने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। वो संज्ञान लेंगे। हमने हमारे जो HSIDC के थे 3 टोल KMP के, वो हमने चालू करा दिए। हरियाणा के 3 टोल थे, हमने चालू करा दिए। अब ये किसान एक पवित्र शब्द है, इन्हें किसान क्या कहा जाए, क्या संज्ञा दी जाए? मैंने बताया कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो वास्तव में किसान नहीं हैं। वास्तव में जो किसान हैं वो इन नियमों से, इन कानूनों से कोई एतराज नहीं उसको। ये केवल राजनीतिक तौर के ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाए हुए हैं। पंजाब के अंदर चौधरी लगी है, हमारे यहाँ तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन केवल जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जितने मुट्ठी भर लोग हैं, अभी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है,
अब कोई हमसे पूछ सकता है अगर मुट्ठी भर हैं तो फिर आप उनका मुकाबला कार्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं करते? भले मुट्ठी भर हैं तो भी अपने हैं, तो भी हमसे टकराव नहीं चाहते। लेकिन सर वो कानून को तो हाथ में ले रहे हैं ना। नहीं लिया, उसके बाद हमने उसको चेक किया तो उन्होंने आखिर में जींद में लिख करके दे दिया टोहाना में कि हम जो है कानून में हाथ में नहीं लेंगे। और जब कानून हाथ में लेने की कोई बात करता तो उसका ये अच्छी बात है कि वो निंदा भी खुद करते हैं। नहीं सब वो लिख के दिया, वो तो मीडिया में छपा है। बात हुई कि नहीं हो तो उन्हीं के साइन है, 2 आदमियों के साइन उन्हीं की ओर से हैं, ये आप देख लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पे जो स्थानीय लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, तो सिचुएशन में टकराव ना हो आपस में। तो इसके लिए मैंने बताया कि हम अभी पंचायतें जो कर रही हैं उनसे बातचीत, उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने एक रास्ता खोलने की बात कही है और मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए रास्ता बहुत जल्दी। अब वो उस रास्ते को बंद रखने के लिए कोई ताकत भी नहीं बची है उनके, खुल जाएंगे जल्दी। टकराव ना हो, बस यही संयम है। जिस दिन टकराव होने लगा संयम भी टूटेगा।